वर्ल्ड की इकॉनमी में इस समय रिसेशन का खतरा है, लेकिन इंडियन इकॉनमी ने 7.2% की ग्रोथ रजिस्टर की है। इंडिया की स्टॉक मार्केट वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में से एक है और कंजम्पशन बास्केट ने इसको लीड किया है। एक एग्जांपल है इंडियन होटल्स। तो हमने सोचा क्यों ना आज इंडियन होटल्स की एक बहुत ही आइकॉनिक प्रॉपर्टी ताज लैंडसडन में चला जाए और बात की जाए एक मार्केट की बहुत ही आइकॉनिक पर्सनैलिटी से, जो इंडिया पर बुलिश ही नहीं है, सुपर बुलिश हैं। इनका मानना है कि पिछले 10 साल इंडिया के रहे हैं, लेकिन अगले 10 साल और भी बेटर रहने वाले हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ रिधम देसाई की। रिधम देसाई फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली। रिधम, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। और काफ़ी बिजी हैं आजकल आप, काफ़ी लोग आपके पीछे पड़े हुए होंगे जब से आपने वो रिपोर्ट निकाली है। तो बात की जाए ज़रा रिधम मार्केट की, और ज़रा एक बार ये समझा जाए कि आपने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि एक बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है इंडिया में पिछले 10 साल में। क्या मानना है आपका, किस तरीके के चेंजेस आए हैं और इससे अगले 10 साल में हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? अनुज, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी माफ़ी कि आप जब से मैनेजिंग एडिटर बने CNBC आवाज़ के, मैं उस समय से आ नहीं पाया हूँ, तो ये अच्छा मौका आपने चुना है। थैंक यू सो मच। पिछले रिपोर्ट के आधार से आई थिंक मज़ा आएगा ये कॉन्वर्सेशन में। तो पिछले 10 सालों में भारत में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि पहले हम लोग फॉरेन फ्लोज पे बहुत निर्भर थे। 2015 में जब सरकार ने रिटायरमेंट फंड्स यानी प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड्स को शेयर बाज़ार में निवेश करने की जो उन्होंने परमिशन दी थी, उससे ऐसा हुआ कि हर एक महीने में क्योंकि PF और NPS में तो कोई आउटफ्लो आता नहीं है, तो हर महीने वो आके शेयर्स खरीदने लगे। तो वो बुनियाद जो बनी उसके ऊपर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स आने लगे। तो अब जाके आपने देखा है पिछले 7-8 सालों से रिटेल का जो प्रभाव है बाज़ार पे वो बहुत बढ़ गया है। और आज जो रिस्क कैपिटल जो चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर को बिजनेस शुरू करने के लिए जो रिस्क कैपिटल चाहिए, वो हमारे सोर्सेज से, हमारे डोमेस्टिक सोर्सेज से आ रहे हैं। अब हमें वो फॉरेन इन्वेस्टर्स पे निर्भर नहीं है और उससे बहुत बदलाव आ गया है। क्योंकि ना पिछले आप देखोगे पिछले 25-30 साल में जब भी तेल का दाम बढ़ता था तो इंडिया में क्राइसिस आ जाती थी और शेयर बाज़ार गिर जाता था। उसके 2 कारण थे। एक तो पहले हम बहुत सारा तेल इंपोर्ट करते, तो हमें फिर डॉलर की आवश्यकता पड़ती थी। दूसरा ये कारण था कि जो तेल के डॉलर है वो ये जो शेयर बाज़ार में निवेशक है उनसे आता था, और जब तेल का दाम बढ़ता था तब उसी समय वो बेचना शुरू करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे मैक्रो पे असर ख़राब होता था। तो जब हमें सबसे ज़्यादा उनकी धन की आवश्यकता थी तब वो चला जाता था। और अब क्या हो रहा है कि 2014-15 से सरकार ने FDI पे फोकस बढ़ा दिया है। अब FDI जो है वो तेल के दाम से ऊपर नीचे नहीं होता है, तो अब हमें वो FPI की जो फ्लो की है उसकी आवश्यकता कम हो गई है। तो पिछले साल जब रशिया और यूक्रेन का वॉर निकला तब बहुत सारे लोगों का मानना था कि अब हम फिसल जाएंगे, लेकिन नहीं फिसले। और बहुत सारा सेलिंग भी हुआ बाजार में, बिल्कुल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, लेकिन उसका कोई असर मैक्रो पे नहीं पड़ा और मार्केट पे भी नहीं पड़ा। रिधम, एक बेसिक प्रीमाइस हो सकता है कि यहाँ से फेड को और बढ़ाना पड़े और RBI कट करना शुरू कर दे, पॉसिबिलिटी है इसकी? हमारा ये मानना नहीं है कि फेड बढ़ाएगी, लेकिन बाजार में अभी भी डिबेट है अमेरिका में। लेकिन ये जो आपने बात कही है ना, वो अगर आप देखोगे पिछले 30 सालों में जो भी समय में US रिसेशन हुआ है वो हमारे यहाँ बेयर मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। इंडिया की ग्रोथ साइकिल के साथ उतना कोरिलेशन नहीं है अपने शेयर बाजार का जितना US की ग्रोथ साइकिल के साथ। ऐसा क्या? क्योंकि एक तो पहले हम लोग वहाँ के कैपिटल मार्केट के फ्लोस पे डिपेंडेंट थे। दूसरा कि हम लोग की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं कर रही थी। तो इसको हम इकोनॉमिक्स में मैक्रो स्टेबिलिटी कहते हैं। ये पूरा मैक्रो स्टेबिलिटी का बदलाव आया है। तो हम लोग अभी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मैक्रो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक हमारी पॉलिसी हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस पे आधार है, ना कि जो US में हो रहा है। क्योंकि हमें वो कैपिटल मार्केट फ्लोस के साथ अब कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो ये बड़ा एक फ़र्क पड़ा है। तो उसके कारण ये जो कोरिलेशन है इंडिया के बाज़ार का और US की ग्रोथ साइकिल का, वो मेरे हिसाब से टूट गया है। बहुत शानदार। तो ये तो खैर सारे फैक्टर्स हो गए जो पिछले 1 दशक में जिन्होंने आपके हिसाब से बहुत सी चेंजेस लाए हैं।
तो आपका मानना ये है रिदम कि अभी मार्केट को लेकर डरना नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ से तो बहुत तेज़ी बाकी आपने कहा था अभी तो कुछ भी तेज़ी नहीं हुई है। सी मैं रोज़ सवेरे उठ के मेरे हाथ पे चिमटी देता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही तेज़ी में हूँ, लेकिन बाज़ार का उतार चढ़ाव तो होते रहेगा, ये लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि फियर और पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म के साइकिल से चलता है बाजार। बिल्कुल, इकोनॉमी ऐसी चलती है, बाजार ऐसे चलता है। अल्टीमेटली दोनों सेम लाइन में जाते हैं लेकिन वो थोड़ा सा अल्टीमेटली ऐसे जाएंगे, लेकिन जब वो यहाँ आता है उसके बाद गिरावट तो तय है, फिर वो यहाँ आएगा, फिर उसको उठना तय है। तो ये बाजार का साइकिल पहुंच गए वहाँ। नहीं समय है, लेकिन जो आम रिटेल इन्वेस्टर है जिनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, उनके लिए तो स्टे इन्वेस्टेड, होल्ड बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा अच्छी है। जो एक्सपर्ट्स है, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये सब साइकिल्स ट्रेड करना, बट मेरा ये मानना है कि बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं साइकिल्स को, बहुत मुश्किल है। आई थिंक मार्क हावर्ड्स ने एक बुक लिखी थी चंद साल पहले कि उनके पूरे 35 साल की हिस्ट्री में उन्होंने सिर्फ 7 बार कॉल लिए है मार्केट पे। ओके, तो वो भी 5 साल में एक बार कॉल लेते हैं। सिर्फ 7 कॉल किए उन्होंने। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि रोज़ आके आप तय करो कि मार्केट अभी बहुत महंगा हो गया, मैं बेच के निकल जाऊँ, अब सस्ता हो गया। ये रोज़ का खेल है ही नहीं, उसमें आप सिर्फ थप्पड़ खाओगे। तो हाँ, जैसे आपने पूछा, नहीं मुझे नहीं लगता है आप वहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन पहुँचेंगे कभी ना कभी। इकोनॉमी तो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन मार्केट की गिरावट आ सकती है। वहाँ अभी पहुँचे नहीं है। आई थिंक अभी तो ये मुझे तो जैसा लग रहा है कि शुरुआत हुई है, एक न्यू हाई बैठेगा, उसके ऊपर बाजार जाएगा, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा ना अनुज, मेरे हिसाब से कि ये प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं उसको, लेकिन जो क्या मैं जो मानता हूँ कि ये साल के अंत तक मार्केट ये अनुमान करने लगेगा कि 2024 में ये देश में वापस एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट आने वाली है। और अगर वो अनुमान बाजार ने कर दिया ओके किसी कारणवश, तो फिर मार्केट वो ऊंचाई पे आ जाएगा। और फिर वो जैसे 2014 में हुआ था, तो वो वहाँ से फिर मार्केट थोड़ा पहले सब कुछ प्राइसिंग कर लेगा। अब आप समझ सकते हैं मेरा जॉब कितना टफ है, मेरे को तो रोज प्रेडिक्शन बिजनेस में आना पड़ता है। तो खैर कोई नहीं हो, तो आपने जैसे कहा कि बहुत 7 साल में सिर्फ एक बार के लोग मार्केट को लेते हैं। का सीक्रेट ये है ना कि आप सवेरे ना सिक्के को टॉस करो। अगर हेड्स आया तो तेजी करो, टेल्स आया तो मंदी करो। नहीं खैर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करते हैं हम हेड्स और टेल्स की बजाय। लेकिन वैसे खैर आप मेरी बात को समझे नहीं, ये जो है ना डेली कॉल, आई नो, वो सिक्के के टॉस के बराबर ही है। हाँ नहीं वो तो खैर मैं आपकी बात मान गया हूँ एकदम। तो फिर कहाँ बुलिश रहा जाए इस समय? बैंकिंग ने लीड किया है इस मार्केट को। पहले आईटी में बड़ी रैली आई, फिर आईटी में बेयर मार्केट, और जो भी कह लें आप इसको, लेकिन बैंकों में इतनी बड़ी तेजी आई है और एनबीएफसीज में, और खासतौर से जब से वो आरबीआई ने पॉज लिया है उसके बाद से तो बैंक्स और एनबीएफसीज के शेयर्स में हमने एक सेकुलर मूव देखा। जो स्टॉक्स नहीं चले थे वो भी चल दिए। अब यहाँ पर कई लोगों का ये मानना है कि हम पीक अर्निंग से काफ़ी करीब हैं। आपको नहीं लगता? नहीं, बहुत समय है। पीक अर्निंग्स तो बैंकिंग में तो आया ही नहीं है। 5 साल के बाद आएंगे। अच्छा। अभी तो बहुत समय है। लेकिन अगर आप 12 महीने 6 और 12 महीने की बात करें तो मुझे एनबीएफसी में ज़्यादा तेज़ी लग रही है। क्योंकि अगर आरबीआई ने पॉज कर लिया है, जैसे हमारा मानना है कि अब आगे कोई उनकी रेट हाइक्स बची नहीं है, तो जो होलसेल लेंडर्स हैं उनकी जो फंडिंग कॉस्ट है वो अब या तो फ्लैटन आउट हो जाएगी या तो गिरने लगेगी। बैंक्स में क्या होता है कि उनकी डिपॉजिट्स की जो मैच्योरिटी है वो 1 साल की होती है, तो उनका अभी रिप्राइसिंग शुरू हुआ है, तो उनकी लायबिलिटी कॉस्ट, फंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो उनकी मार्जिन में थोड़ा सा कंप्रेशन आएगा। तो एनबीएफसी और बैंक्स की मैं अगर तुलना करूं तो मुझे एनबीएफसी ज़्यादा पसंद है। लेकिन दोनों फाइनेंशियल सेक्टर पूरा, जैसे प्राइवेट सेक्टर का जो कर्जा है जीडीपी की तुलना में वो सिर्फ 57% है। चाइना में वो 220 है, अमेरिका में 200 है, ज़्यादातर यूरोप में 180 और 200 के बीच में। तो जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, इंडिया इज़ वेरी वेरी अंडर लेवर्ड। कोई डेट ही नहीं बचा है। वो जो पूरा 2017 से लेके 2021 तक पूरा फ्लश आउट हो गया है। ओके, तो एनपीएस सब चले गए सिस्टम से। बैंक्स के आप देखो तो उनकी टियर 1 रेशियोज एकदम ठीक ठाक हैं। तो सिस्टम में कर्ज नहीं है, तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये चलते रहेगा। मुझे लग रहा है ये साइकिल में ये जो 57 है वो 100 हो जाएगा। अब पिछली साइकिल की बात करूँ, वो 25 वाला करीबन
62 पे अटका, 62 पे अटका, 25 वाला 62 पे अटका। अब ये शुरू हो रहा है 50 के आसपास। कॉर्पोरेट डेट की बात करें तो ये मुझे लगता है करीबन 85-90 के आसपास जाके अटकेगा। तो आपको बहुत तेज़ी दिखेगी। अगर ऑफ कोर्स ऊपर नीचे होते रहेगा बाजार। चलिए एक काम करते हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे और इस कॉन्वर्सेशन को फिर आगे बढ़ाएंगे। चलिए स्वागत है आपका ब्रेक के बाद वापस, और मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही खास मेहमान से, रिदम देसाई, जो इंडिया पर काफ़ी बुलिश है। उनका मानना है कि अगले 10 साल इंडिया के रहने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। रिदम, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि आप NBFCs पर काफ़ी बुलिश हैं। NBFCs में भी अलग अलग तरह की NBFCs हैं। एक तो आपकी क्लासिकल बजाज फाइनेंस टाइप की NBFCs हैं, एक आपकी ऑटो NBFCs हैं जिनमें हमने अच्छा मूव देखा है, एक उसके अलावा गोल्ड NBFCs हैं। जैसे अक्रॉस द बोर्ड आप बुलिश हैं या कोई एक पर्टिकुलर सेट है जहाँ पर आप ज़्यादा बुलिश हैं? नहीं, मुझे ज़्यादा अंतर नहीं दिखता इन दिनों इनमें क्योंकि जो कहानी मैं समझा रहा हूँ 12 महीने की, वो लायबिलिटी कॉस्ट, मतलब उनके फंडिंग कॉस्ट से लेके है, तो सबको फंडिंग कॉस्ट का फ़ायदा होगा। अब वो जहाँ पे लैंड कर रहे हैं वहाँ पे ग्रोथ रेट्स अलग हो सकते हैं। जैसे कि ऑटो सेक्टर में मुझे लग रहा है अगले 12-24 महीने में बहुत तेज़ी आएगी, तो वहाँ पे लैंडिंग ग्रोथ शायद ज़्यादा हो सके, तो वो थोड़ा सा अंतर आएगा। लेकिन जो मेन स्टोरी है, जो मेन कहानी है, वो लैंडिंग कॉस्ट को लेके है। ग्रोथ तो सबका आएगा, लैंडिंग ग्रोथ तो पूरे सिस्टम में आने वाला है, बैंक्स को भी मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे जो समस्या है वो निम्स की है। तो बैंक्स में 6-8 महीने का ये जो निम का प्रेशर है ना, वो है थोड़ा सा, जो NBFCs में नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, ऑब्वियसली जब NBFCs और बैंक्स ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी को फाइनेंस कर रहे हैं तभी ग्रो कर रहे हैं। और एक इंडिया में जो लास्ट बुल मार्केट आई थी उसमें 2 पिलर्स थे, कंजम्पशन एंड दोज फाइनेंसिंग कंजम्पशन। तो फाइनेंसिंग का तो हमने बात कर ली, कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन में मैसिव रैली हुई है। ऑटोज़ और स्टैंडर्ड आपका जो स्टेपल्स हैं, दोनों में ज़बरदस्त बाइंग रही है। ये सेक्टर्स अभी भी आपको लग रहा है कि यहाँ से आगे रैली दिखाएंगे? सो स्ट्रक्चरल बेसिस पे अगर आप देखो 5 साल या 10 साल का व्यू है, तो कंजम्पशन में तो बड़ी मात्रा में ग्रोथ है। जैसे मैंने पहले समझाया था कि जो पर कैपिटा इनकम है आज $2,300 के आसपास है, वो 10 साल में 5,000 के ऊपर चली जाएगी। जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, रोटी कपड़ा मकान, उसका जो खर्चा है वो डॉलर में तो $1,000 ही रहेगा। तो ये जो नॉन स्टेपल कंजम्पशन, जिसको हम डिस्क्रेशनरी कंजम कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। वो $600 का जो आंकड़ा है आज का, वो जाके अगले 10 साल में करीबन $3,500 हो जाएगा। तो आप 6 गुना वहाँ पे ग्रोथ लगाओगे, तो आप देख लो कितना होता है प्रति साल। उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है ना, हर एक कंपनी को जो कंजम्पशन सेक्टर में, उसको ये महसूस होगी। तो ये एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं, अब हर एक कंजम्पशन सेक्टर में डिमांड सप्लाई का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। कहीं पे कंपटीशन बढ़ने वाली है, कहीं पे नहीं आएगी, तो वो एक आई थिंक ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कंपटीशन बढ़ रही है तो मार्जिन पे प्रेशर आएगा, तो अर्निंग्स ग्रोथ उतना नहीं आएगा। जहाँ पे नहीं आ रहा है सप्लाई, वहाँ पे आएगा। दूसरी, मुझे लग रहा है कि लग्जरी कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने पहले समझाया, ये जो हमारे यहाँ जो रिच हाउस होल्ड्स इमर्ज हो रहे हैं, वहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है 50 लाख से 2.5 करोड़, 5 गुना जो ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पे उनको जो इनकम ग्रोथ आएगा, उससे लेके लग्जरी कंजम्पशन में, जैसे ट्रैवल, लीजर, लग्जरी गुड्स, आई थिंक सबसे ज़्यादा तेज़ी वहाँ पे आएगी। तो रिदम, ये क्या हम, क्योंकि हम सब के सब थोड़े से रीसेंसी बायस के भी शिकार होते हैं, और थोड़ा शायद मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, शायद उतनी आगे की सोच नहीं रखते हैं कि जिस तरीके की रैली इंडियन होटल्स, एक मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके की रैली इस कैटेगरी के स्टॉक्स में आई है, और बहुत लोगों का मानना है कि शायद ये स्टॉक्स महंगे हो गए हैं। आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म में अभी भी काफ़ी नहीं हुए होंगे थोड़े महंगे, तो उन पे करेक्शन आ सकता है, आता भी है, और कभी कभी 20-30% से स्टॉक गिर भी जाते हैं, तो वो आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ 2-3 साल की अर्निंग्स डिस्काउंट हो गई है, और वहाँ पे या तो अभी स्टैग्नेशन आएगा, या तो वो स्टॉक्स एकदम से गिर जाएंगे और फिर वापस अट्रैक्टिव हो जाएंगे। मैं अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, वैल्यूएशन की बात, अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग लेवल्स हैं, तो वो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा।
अब वैल्यूएशन को भी आपको ध्यान से देखना है। लोग क्या करते हैं, पी रेशियो देख लेते हैं। हाँ। तो ये सबसे बेसिक जो है नहीं, सबसे यूजलेस मेट्रिक है। उसका कुछ भी लेना देना नहीं है स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस क्या होता है, जो आगे का जो आपको कैश फ्लो में ग्रोथ हो रहा है उसको हम डिस्काउंट करके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, वो होता है स्टॉक का वैल्यू। पी का कोई लेना देना, पी क्या है, अगले साल के अर्निंग्स या पिछले साल के अर्निंग्स के आधार पे है। तो उसका क्या लेना देना है स्टॉक के वैल्यू के साथ। तो एक बहुत ही रफ टूल है जो डेंजरस है इस्तेमाल करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं अगर 40-50 का पी हो गया तो स्टॉक महंगा हो गया, ओके, और 10 का पी हो गया तो स्टॉक सस्ता हो गया। इतना आसान नहीं है। इतना अगर आसान होता ना तो एवरीबडी वुड बी मेकिंग मनी इन द मार्केट। इतना आसान नहीं। मेरा तो ये मानना है कि अगर पी आपका बहुत कम है तो ध्यान रखो, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि बाजार 10 में से 8 बार सही होता है। ठीक बात। तो सिर्फ 1-2 बार गलत होती है बाजार। इनफैक्ट मेरे 30 साल की करियर में मार्केट सिर्फ 2-3 बार गलत हुई है। एक बार गलत हुई थी मार्च 1992 में, ओके, जब सेंसेक्स का पी 50 था। ये स्टॉक्स को छोड़ो, सेंसेक्स का पी 50 था जो आज 20 है। तो इमेजिन करो आप, सेंसेक्स का पी 50 हो गया। फिर 2000 की साल में जब टेक बबल हुआ था, ओके, फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बॉटम पे और टॉप पे भी, दोनों बार। 2020 में मैं नहीं मानता हूँ मार्केट गलत था, गिरे थे स्टॉक्स, लेकिन जैसे मैं अभी उसका हिंदी अनुवाद करना मुझे आता नहीं, आप मुझे हेल्प कीजिए कि इट वाज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन माय लाइफ। बिल्कुल। 30 साल में इतनी अनसर्टेनिटी नहीं थी। 2008 में तो हमें पता था क्या हो रहा है, ओके। अनुमान सिर्फ ये लगाना था कि क्या पॉलिसी एक्शन आएगी और कब टर्न अराउंड होगा। 2020 में पता नहीं था कि ह्यूमैनिटी सर्वाइव करेगी। 2020 का जो कोविड का जो मामला था उसमें किसी को नहीं पता था, लेकिन एक मैंने सीखा था, जो मैं सब बुक्स पढ़ता हूँ ना, उसमें से 2-4 चीज़ सीख लेता हूँ। तो उसमें एक सीखा था मैंने कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिटर्न। वाह। तो मैं मार्च एंड अर्ली अप्रैल में एकदम तेजी में आ गया कि, बट मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि कोविड में क्या होने वाला है। मैं कोविड पे ये सिर्फ भाव से मैं जा रहा था। भाव भगवान है। हाँ। भाव से आप काम करो, सब सही हो जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है एकदम। और उस समय वो टाइम अलग था, और वो उस समय जिसने पैसा डाला होगा उसको तो खैर ज़बरदस्त चांदी, जो भी कहिए आप। तो रिदम, एक और बड़े सेक्टर की बात कर लेते हैं जहाँ पर आपने काफ़ी समय से ट्रैक किया, और क्योंकि आप इतने फॉरेन इन्वेस्टर से भी मिलते रहते हैं, इस समय इंडियन आईटी को लेकर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि कोविड के बाद हमने मैसिव रैली देखी। आप पी को भले ही वो कुछ भी कहें, लेकिन एक बात बनने लगी थी कि 30 टाइम्स इज़ द न्यू नॉर्मल। लार्ज कैप आईटी में तो पूरी की पूरी वापस ज़मीन पर आ गई कंपनियाँ, लेकिन अब यहाँ से क्या? यूएस में हमारा नहीं मानना है कि रिसेशन आ रहा है, लेकिन कुछ सूत्रों का मानना है कि रिसेशन आएगा। रिसेशन में आईटी स्पेंडिंग कट्स आएंगे, तो ये अभी भाव में आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये भाव में आ गया है। यूएस रिसेशन इज़ प्राइस्ड इन, ओके। अब जो डिबेट है नया, एक्चुअली यूएस रिसेशन के परे जाता है, वो एआई पे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कितना नुकसान होगा या कितना फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से अगले 3-4 साल में फ़ायदा है, उसके बाद नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये पूरा जो एआई का रोल आउट है उसके लिए कोडिंग करना पड़ता है, और कोडिंग में सबसे माहिर इंडियन इंजीनियर्स हैं, सबसे सस्ते इंडियन इंजीनियर्स हैं। तो आपको अगर बड़ी मात्रा में एआई का कोडिंग करना है तो ये पूरा जो रेवेन्यू है वो इंडिया को आएगा। तो मेरे हिसाब से ये भाव में आ गया है। अब देखते हैं, अगर यूएस रिसेशन आया और ख़राब रिसेशन आया और 4-5 क्वार्टर का ग्रोथ चला गया, तो फिर हो सकता है कि और गिरावट आए, लेकिन बेस केस में आई थिंक इट्स प्राइस्ड। कोई सेक्टर्स जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब थोड़े हेडविंड्स हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस समय? रिदम, थोड़ा मुझे मतलब ग्लोबल फेसिंग जो सेक्टर्स हैं ना, जैसे ग्लोबल मटेरियल स्टॉक्स हैं, वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज ग्रोथ जो है वर्ल्ड ओवर, चाइना को भी ग्रोथ का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ग्लोबल कमोडिटीज़ में आई थिंक और थोड़ी मंदी हो सकती है और डिमांड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो मुझे लगता है ग्लोबल सेक्टर्स में ध्यान रखना चाहिए, आईटी को छोड़ के, बिकॉज वहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ भाव में आ गया है। और जो डिफेंसिव सेक्टर्स है, जैसे टेलीकॉम्स है, यूटिलिटीज़ है, ग्रोथ साइकिल में उनका अंडर परफॉर्मेंस तय है। तो अगर ये ग्रोथ चलता रहा तो आई थिंक ये सब डिफेंसिव सेक्टर्स परफॉर्म नहीं करेंगे मार्केट की तुलना में। रिदम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और
मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं है, जैसा आपने कहा कि काफ़ी बहुत समय बाद आपने मुझे समय दिया, लेकिन बहुत अपॉर्चुन टाइम पे दिया और सबसे पहले मुझे समय दिया और इतना ज़्यादा टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।